हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले देख लेते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए। दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन। एंड आर डेवलप्ड ओवर अ टाइम विथ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, और जो कि काफ़ी टाइम के प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद डेवलप हुए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और ओवर अ टाइम प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के साथ डेवलप हुए हैं। हेनरी फ्योल, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी के फादर है हेनरी फ्योल, गेव अ न्यू परसेप्शन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे एक नया परसेप्शन दिया। ही इंट्रोड्यूस द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने ही 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया। टू मैक्सिमाइज द मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए। These principles are not as rigid as the principles of science. जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं, क्योंकि आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, आप उनको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। मगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है, आप उसे थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। ये इतने रिजिड नहीं होते एज इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। एंड कैन बी अप्लाइड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, और जो डिमांड है सिचुएशन का, जैसे हालात है उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान सारे काम कर लेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। तो जो काम है उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना होता है। द डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स हु आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट जॉब। तो पहले वर्क को हमने डिवाइड कर लिया और फिर उस डिवाइडेड वर्क को हमने अपने वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उन वर्कर्स को दिया जो उस काम को करने में सक्षम हो, जो उस काम को कर पाएँ सही से। As this may lead to the minimum wastage of resources and improves the productivity, efficiency and the speed of the workers. तो इससे क्या होता है? जो वेस्टेज है वो मिनिमम होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उसका वेस्टेज कम से कम होता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और स्पीड भी वर्कर का बढ़ता है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल द काइंड्स ऑफ वर्क, टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये हर तरह के काम में अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो मैनेजरियल हो। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? एक काम को हर कोई नहीं, किसी भी काम को हर कोई नहीं कर सकता, तो काम को पहले छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं और फिर जो उस काम को करने के लिए अच्छा होता है उसमें हम काम को बांट देते हैं, ताकि वेस्टेज का रिसोर्स, जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का, वो कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और स्पीड भी वर्कर की बढ़ जाए। तो ये हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। अब हम दूसरा देख लेते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजंस। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो पावर होता है उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन, किसी भी काम को करने के लिए जो ऑब्लिगेशन होता है किसी के ऊपर, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज गिविंग अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेक द एग्जीक्यूटिव केयर फ्री। अगर किसी एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी है मगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा किसी काम के लिए, वो केयर फ्री हो जाएगा और हो सकता हो कि अपने पावर का मिसयूज करे। वेयर इज ओनली गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग हिज जॉब। और दूसरे हाथ पे अगर किसी के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मगर उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं, तो उसके लिए वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, मगर वो साथ ही साथ में वो एग्जीक्यूटिव बहुत ही लेस इंटरेस्टेड होगा उस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अथॉरिटी अगर है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए, और अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो अथॉरिटी भी देनी चाहिए। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन इज अ कोर वैल्यू फॉर एनी मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट का कोर वैल्यू होता है डिसिप्लिन। इट इज़ द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। तो जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स का मतलब हुआ कि वो एग्रीमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में होता है, जो डूज एंड डोंट्स एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, उनको ओबे करना। डिसिप्लिन इज एनफोर्स्ड विद गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल। तो डिसिप्लिन हर लेवल पे ज़रूरी होता है सुपरवाइजर्स के द्वारा। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस पेनल्टीज़। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो डिसिप्लिन नहीं है, जो ओबे नहीं करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो उसको प्रॉपर आप पेनल्टीज़ भी लगा सकते हो ताकि वो उस रूल्स को, उस रेगुलेशंस को ओबे कर सके। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक ओबीडियंस है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रिंसिपल जो कि है डिसिप्लिन। जो चौथा प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट शुड बी अ सिंगल बॉस फॉर अ सबऑर्डिनेट एंड ही शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड शुड ओबे टू दैट सिंगल बॉस। इसका मतलब ये हुआ कि हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ये नहीं कि एक एम्प्लॉय है उसके ऊपर 2-3 बॉस है। ऐसे में तो खुद ही कंफ्यूज होगा कि किसका बात उसे मानना है, किसे नहीं मानना है। एंड शुड ओबे टू दैट सिंगल बॉस, अदरवाइज इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड में यही होता है कि हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए और वही उसे ऑर्डर दे, वही उसे इंस्ट्रक्शंस दे, और उस एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ उसी बॉस का ही ऑर्डर मानना होता है। 3-4 बॉस होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्लिक्ट आता है और वर्क का डुप्लीकेशन होता है। सो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड, मीन्स वन सबऑर्डिनेट हैज़ अ वन बॉस और वन सुपीरियर। अब जो हमारा पांचवा है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल मीन्स वन हेड एंड वन प्लान फॉर पीपल इंगेज इन द सेम एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उनके पास वही एक प्लान और एक ही मोटिव होना चाहिए उसको पूरा करने का। दिस मीन्स दैट पीपल वर्किंग इन अ कंपनी शुड मेक वन गोल। मतलब कि जो लोग हैं काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सिर्फ एक गोल होना चाहिए और एक ही मोटिव होना चाहिए, विच विल मेक द वर्क ईजियर एंड अचीव द सेट गोल्स ईजिली। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल है तो सब लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं, सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना है। ये नहीं कि एक अलग कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, तीसरा अलग कर रहा है, नहीं, सबके पास एक ही गोल होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए जिसको वो एग्जीक्यूट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुंच सके। ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और कभी कभार कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। यूनिटी ऑफ कमांड का ये मतलब होता है कि एक बॉस के एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक प्लान और एक मोटिव के साथ ही लोगों को आगे बढ़ना है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, एक ही चीज़ को फॉलो करना है। अब जो हमारा 6th है वो है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले का अपना खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को बाद में रख करके पहले अपने इंडिविजुअल गोल को रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, पहले सबसे हमें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ही रखना है, और जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे होते हैं तो उनके ही थ्रू कहीं ना कहीं हमारा गोल भी पूरा होता है। तो इस प्रिंसिपल में यही है कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रायोरिटी पर रखना है। द इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी रादर देन सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल नीड्स। तो ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल नीड्स को आप प्रायोरिटी दोगे, प्रायोरिटी आपको अगर आपको देना है तो आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को दोगे, उसके बाद फिर सेकेंडली आप अपने गोल्स को प्रायोरिटी पर दे सकते हो। बट जो पहला और फॉरमोस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन ही होना चाहिए। एम्प्लॉय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही होना चाहिए। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। अब 7th है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़।
द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉम्पेंसेशन, जो पेमेंट, जो ओवरऑल हम पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को, वो फेयर होना चाहिए। और वो फेयर सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होना चाहिए। अगर किसी को आप उसके काम के हिसाब से पैसे दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन को इतना मेक श्योर करना चाहिए कि वो उतना काम कर भी रहा है, वो उतना काम करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन फेयर वेजेस सो दैट दे मे हैव अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतने वेजेस तो मिलने ही चाहिए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर सके, अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके। उनकी सैलरी जस्टिफाइड होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी विदिन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ में जो पेइंग कैपेसिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके विदिन में होना चाहिए। ये नहीं कि काम थोड़ा है और सैलरी बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं कि काम बहुत ज़्यादा दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी, मगर सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। ये हो गया 7th पॉइंट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकता है, एल्स ही विल जॉइन समवेयर एल्स। 8th हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल ही लेता है। Whereas decentralization means that decision making power is distributed at every level of management। और decentralization का मतलब होता है decision making power जो है वो हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। So according to this principle there should be a balance between the centralization and decentralization. No any organization can be completely centralized or decentralized। तो एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो सकती। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है वहीं पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे लगे कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होना चाहिए वहाँ हमें डिसेंट्रलाइजेशन ही फॉलो करना चाहिए। 9th इज स्केलर चेन। जो स्केलर चेन होता है वो अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल चेन है। जैसे कि कौन सुपीरियर है, उसके सुपीरियर कौन है, उसके ऊपर कौन सुपीरियर है, किस तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो करती है और किस तरीके से अथॉरिटी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है। The scalar chain is a formal chain of authority and communication between the supervisors and the subordinates। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन अथॉरिटी का जो फॉर्मल चेन होता है उसे हम स्केलर चेन कहते हैं। फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक की तरफ ये अथॉरिटी फ्लो करती है। द हायरार्की स्टेप इज नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय नोज दैट देयर इमीडिएट सीनियर्स। तो हायरार्की जो है ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हर एम्प्लॉय को पता हो कि उनका इमीडिएट सीनियर कौन है, ताकि उन्हें किसे रिपोर्ट करनी है, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करने हैं। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड बट इफ देयर इज एनी इमरजेंसी द एम्प्लॉय कैन कम्युनिकेट टू अदर वाइल इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर्स। तो जैसे कि चेन बना हुआ है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, बट कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ द वे जा करके किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें अपने एग्जैक्ट सुपीरियर्स को ना बोल करके थोड़ा आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करना पड़े, तो हम उस केस में कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में तो यही है ना कि हम वो साइंस की तरह रिजिड नहीं होता, हम कहीं ना कहीं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है, बट हमें आफ्टर इन्फॉर्मिंग आर इमीडिएट सुपीरियर्स, तो जो हमारे इमीडिएट सुपीरियर्स हैं उनको हम इन्फॉर्म करके वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया स्केलर चेन। अब जो 10th है वो है ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर बोथ थिंग्स एंड एम्प्लॉयज़। हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह होनी चाहिए, चाहे वो सामान हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, ताकि अगर किसी से कोई काम पड़े तो उसको पता हो कि कौन कहाँ बैठा है, किसकी कौन सी जगह है, और वो उस जगह पर जा करके या उस इंसान से मिल करके या उस चीज़ को मतलब प्राप्त करके ले करके अपने काम को पूरा कर सके। ये नहीं कि हमें यही नहीं पता है कि एक एम्प्लॉय आज फर्स्ट केबिन में बैठा है, अगले दिन वो दूसरे केबिन में, तीसरे दिन वो कहीं और पाया गया, तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है उसको ढूंढने में ही। तो वो टाइम वेस्टेज ना हो, हमें हर चीज़ अगर अपने समय पर अपनी जगह पर मिल जाए तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है। दिस में प्रिवेंट
the wastage of time and energy and may also prevent the obstacles in the activities of the business। तो business में जो के बीच में जो hurdles आ सकते हैं, जो obstacles आ सकते हैं, उस चीज़ का जो है वो prevention होता है उस चीज़ से, अगर कोई चीज़ order में है तो, विच में अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और इससे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह पर होनी चाहिए, चाहे वो सामान हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, ताकि जब जिसकी ज़रूरत हो वो तुरंत अवेलेबल हो सके, उसको हम तुरंत उस चीज़ को ले सके, या तुरंत उस चीज़ को अप्रोच कर सके, या उस तक जा सके, और फालतू में चीज़ों को ढूंढने में वेस्टेज ना हो टाइम का और एनर्जी का, और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से इंक्रीज कर सके। तो ये हो गया हमारा 10th पॉइंट, दैट इज़ ऑर्डर। अब जो 11th है वो है इक्विटी। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ फेयर ट्रीटमेंट विथ ऑल द एम्प्लॉयज़। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के साथ अनजस्टिस, अनफेयर नहीं हो सकता। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर और रेस। तो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। देयर शुड बी नो बायसनेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले फॉलो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बायसनेस नहीं होने चाहिए। नो वन शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड, ना किसी को बेवजह का कोई फेवर मिले और ना कोई बिना किसी बात की पनिशमेंट ले। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब जो 12th है वो है स्टेबिलिटी फॉर पर्सोनल। द एम्प्लॉय शुड हैव अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ही शुड नॉट बी फ्रिक्वेंटली मूव फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अनदर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को फटाफट जल्दी जल्दी हायर कर लिया जाता है, बिना ये चेक किए कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो उस जॉब के लिए फ़िट हैं नहीं हैं, उनकी हायरिंग हो गई। फिर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि वो उस जॉब के लिए फ़िट नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि उसको उस जगह से हटा दिया जाए, उस पोजीशन से हटा दिया जाए। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग जगह पे, कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी उस डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है काम करने के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है वो ये कहता है दैट देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ही शुड नॉट बी फ्रिक्वेंटली मूव फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। एक से दूसरे जॉब में पोजीशन पे स्विच नहीं कराना है किसी भी एम्प्लॉय को। अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी मेड आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल द स्किल सेट्स एंड एबिलिटी ऑफ फिटिंग हिम इनटू द रिस्पेक्टिव पोजीशन। किसी भी रिस्पेक्टिव पोजीशन में फिट होने के लिए क्या वो एम्प्लॉय सही है या नहीं है, इसका प्रॉपर इवेल्युएशन होना चाहिए उसकी हायरिंग से पहले। द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी मिनिमाइज्ड, और जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो कम से कम होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो एम्प्लॉय होता है उसका टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में कोई ना कोई कमी है। तो जितना भी टर्नओवर रेशियो कम होता है एम्प्लॉय का, उतना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। सो देयर शुड बी मिनिमाइज, so the turnover of the employee should be minimized to maintain the efficiency of the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए टर्नओवर रेशियो सबसे कम से कम मिनिमाइज होना चाहिए। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पर्सनल है, उनका स्टेबल होना। ये हो गया हमारा 12th पॉइंट, 12th प्रिंसिपल। अब जो 13 है वो है इनिशिएटिव। The employee in the organization should be supported and encouraged so that he may feel free to take initiatives which may increase their morale and motivation level। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसको इतना सपोर्टेड, इतना एनकरेज्ड फील कराना होता है कि वो फ्री फील करे किसी भी इनिशिएटिव को लेने के लिए। उसका मोरल, उसका मोटिवेशन लेवल इतना बूस्टअप हो सके कि एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सके। न्यू आइडियाज़, प्लान्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी वेलकम। अगर कोई एम्प्लॉय नई आइडियाज़ को, प्लान्स को, इनिशिएटिव को ला रहा है तो हमें उस चीज़ को जज ना करके एटलीस्ट उस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। तो इनिशिएटिव जो प्रिंसिपल है उसमें यही होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उन्हें इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए। हमें उन्हें इतना इनकरेज, इतना मोटिवेटेड फील कराना चाहिए, इतना सपोर्ट करना चाहिए कि, और उनके आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे एटलीस्ट कोशिश तो कर सके आगे बढ़ने की, इनिशिएटिव तो ले सके। तो उनके इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए। एस्पिरेट द कॉर्प्स, मैनेजमेंट शुड प्रमोट। ये एक थोड़ा फ्रेज जैसा है। इसका मतलब ये है
कि जो मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मनी को। जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है उसको काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, ये मैनेजमेंट का काम है। एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी हो, हार्मनी हो, टीम स्पिरिट हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सके। एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड फंक्शन एज अ टीम। तो सारे जितने भी लोग हैं वो एज अ टीम काम करें, ये नहीं कि अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं या हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है। ऐसा ना करके वो एक टीम की तरह काम करे इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये हो गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट अगर इसको एक बार समझ लिया जाए तो ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको अगर आप एक बार समझ जाएं तो उसको अपने शब्दों में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार आप रिविज़न के लिए देख सकते हैं। एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली पूछा जाता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो ने थोड़ा भी हेल्प किया हो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, सो गिव अ लाइक टू इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।